सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 20 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में क्या पूछ रहे हैं, देखिए अभी हाल ही में भारत और किस देश के बीच में वरुण अभ्यास 2025 का आयोजन किया गया। आप सबको पता होना चाहिए वरुण अभ्यास ये भारत और फ्रांस के बीच में होता है, तो सही उत्तर हो जाएगा फ्रांस। तो इसके बारे में बात करते हैं, कौन सा एक्सरसाइज का नाम है वरुण एक्सरसाइज। ये एक नेवल एक्सरसाइज है, नौसैन्य अभ्यास है। इस बार इसका 23वां संस्करण हुआ, 19 मार्च को शुरू हुआ, 22 मार्च तक ये चलेगा भारत और फ्रांस के बीच में। और कहां पर हो रहा है, अरब सागर में। बात करें इनका जो पहला ये संस्करण था ये कब हुआ था, 2001 में हुआ था। और इस बार भारत की तरफ से INS विक्रांत जो हमारा युद्धपोत है और लड़ाकू विमान MiG-29 ने इसमें हिस्सा लिया है, ये भी आप ध्यान रखना। वैसे आप जानते हो भारत और फ्रांस के बीच में कौन कौन से एक्सरसाइज होते हैं। एक तो ये वरुण हो गया, इसी तरह से एक गरुड़ अभ्यास भी होता है, वायुसैन्य अभ्यास है, एयर एक्सरसाइज। और शक्ति एक्सरसाइज होता है, थल सेना अभ्यास है वो। एक फ्रिंजेक्स अभ्यास भी होता है भारत फ्रांस के बीच में। और एक डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज भी होता है, लेकिन इसमें भारत और फ्रांस ही नहीं, यूनाइटेड अरब अमीरात भी होता है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं ये गरुड़ और शक्ति, देखो अलग अलग आप बोलोगे तो ये भारत फ्रांस के बीच में होता है, मैं मिला दूंगा ना तो बन जाएगा गरुड़ शक्ति। और गरुड़ शक्ति अभ्यास ये किनके बीच होता है, तो ये जरूर याद रखना, भारत और इंडोनेशिया के बीच में होता है। अब मिलिट्री एक्सरसाइज वाला प्रश्न है, 2025 में जितने भी इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज हमने पढ़े हैं वो सारे मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। लेकिन फ्रांस की बात है, एक बार फ्रांस देख लेते हैं। ये रहा मैप में फ्रांस। देखो फ्रांस की कैपिटल होती है पेरिस, करेंसी होती है यूरो, प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन, और अभी नए प्रधानमंत्री कौन बने थे, फ्रांसुआ बर्रुआ बने थे। अब आ जाओ, आपको मिलिट्री एक्सरसाइजेस रिवाइज करवाते हैं। तो डेविल स्ट्राइक भारतीय सेना और वायुसेना के बीच में इसका आयोजन हुआ था। ला पेरोस अभ्यास का आयोजन फ्रांस ने किया था। बहुपक्षीय अभ्यास से बहुत सारे देशों ने हिस्सा लिया, भारत ने भी लिया। और कहाँ पे हुआ, मलक्का, सुंडा, लोम्बेक, ये जो जल डमरू मध्य स्ट्रेट है वहां पे। और इसमें भारत की तरफ से INS मुंबई ने हिस्सा लिया। एक्यूबेरिन अभ्यास भारत मालदीव के बीच में हुआ, मालदीव में। ट्रोपेक्स अभ्यास भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय तटरक्षक बल के बीच में हुआ, हिंद महासागर में। साइक्लोन अभ्यास भारत और इजिप्ट के बीच में हुआ, राजस्थान में। विंग्ड राइडर अभ्यास ये भारतीय सेना और वायुसेना के बीच में हुआ, पूर्वी कमान में। कोमोडो अभ्यास इसका आयोजन इंडोनेशिया ने किया, बहुपक्षीय अभ्यास है, ये भी भारत ने हिस्सा लिया। भारत की तरफ से INS शार्दुल और P-8I विमान ने बाली इंडोनेशिया में हुआ। सागर कवच अभ्यास इंडियन कोस्ट गार्ड ने आयोजन किया, पश्चिम बंगाल में हुआ। जल थल रक्षा अभ्यास भारतीय सेना, तटरक्षक बल और समुद्री पुलिस के बीच में हुआ, कहाँ, बेट द्वारका, गुजरात में। उसके अलावा सी ड्रैगन अभ्यास इसका आयोजन अमेरिका ने किया, कहाँ पे, पश्चिमी प्रशांत महासागर में, गुआम तट पर। ये भी बहुपक्षीय अभ्यास है, भारत ने भी हिस्सा लिया। डेजर्ट हंट अभ्यास इंडियन एयरफोर्स ने इसका आयोजन किया, अभी जोधपुर राजस्थान में। एक खंजर अभ्यास भी हमने पढ़ा था, 12वां संस्करण हुआ था भारत और किर्गिस्तान के बीच में, कहाँ, बिश्केक, किर्गिस्तान में ही। ठीक है, तो ये 2025 में अभी तक इतने मिलिट्री एक्सरसाइज हम पढ़ चुके हैं, सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में किसने छेड़छाड़ से निपटने के लिए शिष्टाचार नाम से एक दस्ता शुरू किया, तो आंसर होगा दिल्ली पुलिस ने। तो सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए अभी दिल्ली पुलिस ने सभी जिलों में शिष्टाचार दस्ता शुरू किया है। तो इन विशेष टीमों में नियमित गश्त, गुप्त निगरानी और जनता के साथ सहयोग करने, उत्पीड़न के मामलों को प्रभावी ढंग से रोकने और उससे निपटने के लिए इसे डिजाइन किया गया है। और आप यूं भी कह सकते हो, जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार ने एंटी रोमियो स्क्वाड चलाया था, उसी तरह से यहाँ पे दिल्ली में इसका गठन किया गया, क्योंकि अभी दिल्ली में आप जानते हो बीजेपी सरकार आ गई है। कौन बनी है मुख्यमंत्री, दिल्ली की चौथी मुख्यमंत्री बनी है, कौन, रेखा गुप्ता है ये। अच्छा, इसी तरह से मैं आपको याद दिलाऊं, अभी कुछ दिन पहले ही हमारे जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, अभी इन्होंने असम में लचित बोरफुकन पुलिस अकादमी का भी उद्घाटन किया था। ये पॉइंट भी आप ध्यान रख लेना, यहीं पे बता रहा हूं मैं आपको। और उससे पहले गृह मंत्री साहब ने ही अभी हाईटेक पुलिस मुख्यालय का भी उद्घाटन किया था। वो कहां पे किया था, अहमदाबाद, गुजरात में। अगर पूछे गरुड़ाक्षी ऑनलाइन FIR प्रणाली ये कहां पे शुरू की गई थी, कर्नाटक में। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में आयुध निर्माण दिवस, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे, ये कब मनाया गया, तो आंसर होगा 18 मार्च को। तो आयुध निर्माण दिवस ये हर साल 18 मार्च को मनाते हैं। ये दिन औपनिवेशिक भारत में कोलकाता के कोसीपुर में 1801 में प्रथम आयुध फैक्ट्री की स्थापना की याद में मनाया जाता है। और आप कह सकते हो ये एशिया में दूसरा सबसे बड़ा और भारत में सबसे बड़ा रक्षा उपकरण निर्माता है।
पर शायद आपको याद भी होगा कि अक्टूबर 2021 में आयुध निर्माण बोर्ड को भंग कर दिया गया था और इसके जो भी कार्य हैं उनको 7 अलग अलग डिफेंस पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में बांट दिया गया था। और पहली बार इस दिवस को कब मनाया गया? 15 मार्च 1802 में। तो 18 मार्च को मनाते हैं ये दिवस, अभी तो आपको ये याद रखना है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि किस शहर को भारत का आयुध केंद्र कहा जाता है, ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, तो देखते हैं किस किस को पता है। तो वैसे तो उत्तर मैंने लिख दिया है, लेकिन आपको खुद से एनालिसिस कीजिए क्या ये बात आपको पता थी। आंसर इसका जबलपुर होगा। अब इंपॉर्टेंट डे वाला प्रश्न है। चलो मार्च के जितने भी इंपॉर्टेंट डेज अभी तक हमने मनाए मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। तो देखो, 1 मार्च को हमने विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया, 1 मार्च को ही शून्य भेदभाव दिवस, 1 मार्च को विश्व समुद्री घास दिवस, 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, 3 मार्च को विश्व श्रवण दिवस वर्ल्ड हियरिंग डे, 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, 5 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण और प्रसार जागरूकता दिवस, 7 मार्च को जन औषधि दिवस, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 10 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस, 10 मार्च को राष्ट्रमंडल दिवस जो कि मार्च के दूसरे सोमवार को होता है, 12 मार्च को धूम्रपान निषेध दिवस मनाया, 12 जुलाई है, ये नया दिवस है जो हम 12 जुलाई को मनाएंगे। अब इसकी घोषणा की थी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में। कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस, होप डे। उसके अलावा एक 15 मार्च को हमने विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस भी मनाया था, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे। और 16 मार्च को ये राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, नेशनल वैक्सीनेशन डे के रूप में मनाया गया। तो मार्च के ये अभी तक के इंपॉर्टेंट डेज हम मना चुके हैं, इनको आप ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में किसे अंधेपन से लड़ने के विजन 2020 इंडिया का सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कृष्णमाचारी श्रीकांत। और ये कौन है? ये पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान और प्रसिद्ध बल्लेबाज हैं कृष्णमाचारी श्रीकांत। और इन्हीं को अभी विजन 2020 इंडिया का गुडविल एम्बेसडर यानी कि सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया है। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं विजन 2020 दृष्टि के अधिकार की, तो ये एक पहल है जिसका उद्देश्य था 2020 तक देश में अंधेपन यानी कि दृष्टिहीनता के मुख्य कारणों को समाप्त करना, जिन कारणों से अंधापन होता है और ऐसे कारण जिनको हम दूर कर सकते हैं, सही मेडिकल चेकअप देकर के, दवाइयां देकर के उनको दूर करा जा सकता है। तो ऐसे कारणों को दूर करना, ये इस पहल का उद्देश्य था। आपको पता है भारत में अंधापन जो है, दृष्टिहीनता एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या है और एक रिपोर्ट से ये पता चलता है कि भारत में 4.8 मिलियन लोग अंधेपन का शिकार है, मतलब वो लोग देख नहीं पाते। तो अभी कृष्णमाचारी को इसका राजदूत बनाया गया है। अब ये क्या करेंगे? तो इसके बारे में ये जागरूकता फैलाएंगे। किसके बारे में? दृष्टिहीनता को लेकर के जो उसके मुख्य कारण है, जिनके कारण दृष्टिहीनता होती है, कि हम उसे कैसे कैसे दूर कर सकते हैं, इसके बारे में ये जागरूकता फैलाएंगे। अच्छा, वैसे नोट डाल के मैंने यहाँ पे लिख दिया है, अगर आप जानना चाहो कि इस पहल को कब शुरू किया गया था, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने और अंतरराष्ट्रीय दृष्टिहीनता निवारण एजेंसी ने 18 फरवरी 1999 को जेनेवा स्विट्जरलैंड में, जो उस समय WHO के जो तत्कालीन निदेशक थे डॉक्टर ग्रो हार्लेम, उन्होंने इस पहल को शुरू किया था। अच्छा, यहाँ पे एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि विजन 2020 इंडिया की हम बात कर रहे हैं, तो इसी तरह से एक बुक याद आती है। एक बुक है, ये प्रश्न एग्जाम में पूछा भी गया है, इंडिया विजन 2020। क्या आप में से कोई बता पाएंगे इस बुक के लेखक कौन है? मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये प्रश्न बुक में एग्जाम में आया हुआ है। तो इसका सही उत्तर होगा APJ अब्दुल कलाम जी के द्वारा ये बुक लिखी गई है। अच्छा, चलो इसी तरह से कुछ और प्रश्न मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। यहाँ पे हमने दृष्टिहीनता की बात की है मुख्य रूप से। तो अगर आपसे पूछे कि अंधापन नियंत्रण पॉलिसी, राइट टू साइट पॉलिसी को शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना था, तो याद रखना वो राज्य है राजस्थान। अभी भारत ने ट्रैकोमा को समाप्त कर दिया। ट्रैकोमा आपने पढ़ा होगा, ये अंधेपन का मुख्य कारण है, लेकिन भारत अब इससे मुक्त हो चुका है। इसी तरह से रिवर ब्लाइंडनेस के बारे में भी आपने सुना होगा, और रिवर ब्लाइंडनेस के नाम से किस बीमारी को जानते हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं, तो ऑन्कोसेरेसियासिस पढ़ा था हमने कुछ दिन पहले करंट अफेयर्स में इसके बारे में। और अभी से समाप्त करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन सा बन गया है? नाइजर बन गया है। ये करंट अफेयर्स का प्रश्न है। बाकी विश्व दृष्टि दिवस, वर्ल्ड साइट डे कब मनाया जाता है? कोई फिक्स नहीं होता, अक्टूबर के दूसरे गुरुवार को होता है ये। और नाइट ब्लाइंडनेस ये किसकी कमी से होता है? ये आप सभी जानते होंगे, विटामिन ए की कमी से होता है। ठीक है, तो ये सारी बातें ध्यान में रखना। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको रिपीट करा रहा हूं,
इसी से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे अभी हाल ही में किसे हॉलबर्ग पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया, तो आंसर होगा गायत्री चक्रवर्ती को। तो हॉलबर्ग पुरस्कार की यहाँ पे बात हो रही है और ये पुरस्कार नॉर्वे सरकार के द्वारा दिया जाता है। ये पुरस्कार ह्यूमैनिटी में या सोशल साइंस में, लॉ में, धर्मशास्त्र में या अनुसंधान में, इसमें से किसी भी फील्ड में अगर कोई उत्कृष्ट कार्य करता है तो उसे ये अवार्ड दिया जाता है, हर साल दिया जाता है। इस बार ये अवार्ड हम पढ़ रहे हैं क्योंकि ये एक भारतीय को मिला है, इसलिए प्रश्न हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमारे एग्जाम के रेस्पेक्ट से देखेंगे तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और किसे दिया गया, कौन है वो भारतीय? गायत्री चक्रवर्ती है। वैसे तो वर्तमान में ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है और इन्हीं को अभी ये पुरस्कार मिला है। वे एक साहित्यकार हैं, सिद्धांतकार हैं। अच्छा, इसमें पुरस्कार की राशि भी बहुत ज्यादा होती है, 5.4 लाख डॉलर, लगभग आप रुपयों में देखोगे तो 6 करोड़ के आसपास की ये राशि होती है। अच्छा, ये गायत्री चक्रवर्ती भारत से बिलोंग करती हैं और भारत में कहाँ से? तो कोलकाता से ये बिलोंग करती हैं। और अभी इन्हीं को नॉर्वे ने हॉलबर्ग अवार्ड, ये हॉलबर्ग पुरस्कार दिया है। ये आपको लाइन याद रखनी है बस। इस बार का हॉलबर्ग पुरस्कार किसे मिला? वो एक भारतीय को मिला है, उनका नाम है गायत्री चक्रवर्ती। इससे ज्यादा एग्जाम में आपसे कुछ नहीं पूछेगा। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अवार्ड वाला प्रश्न है तो अवार्ड्स आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो इस, अच्छा एक काम करते हैं, आज इस साल वाले, हमेशा मैं आपको 2025 के रिवाइज करा रहा हूँ, बहुत बार हम रिपीट कर चुके हैं इन शीटों को, 2025 के सारे पुरस्कार। अभी मैं 2024 वाले जो इंपॉर्टेंट कुछ पुरस्कार है वो आपको रिवाइज करवाता हूँ। अच्छा, लेकिन वहां बढ़ने से पहले एक प्रश्न पूछता हूँ आपसे, क्योंकि यहाँ बात नॉर्वे की चल रही है। आपको ये तो पता है नोबेल पुरस्कार ये कहाँ पे दिए जाते हैं? 10 दिसंबर को दिए जाते हैं, ये आप सबको पता है, लेकिन कहाँ पे दिए जाते हैं? तो स्टॉकहोम स्वीडन में दिए जाते हैं। लेकिन इनमें से एक नोबेल पुरस्कार ऐसा है जो कि नॉर्वे के ओस्लो में दिया जाता है। तो अब यही होमवर्क प्रश्न आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं, वो कौन सा नोबेल पुरस्कार है जो कि नॉर्वे के ओस्लो में दिया जाता है, ये आपको बताना है। और आपको याद होगा 2024 के जितने भी नोबेल पुरस्कार हैं जो मैंने आपको ट्रिक से याद करवाए थे, तब मैंने आपको बताया भी था ये पॉइंट पे बहुत बार। तो अभी आप बताओ, मौका मिला है पूछने का। बाकी आ जाओ, आपको अवार्ड से रिवाइज करवा दूं। तो अगर पूछे 54वां दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 के लिए किसे मिला था? मिथुन चक्रवर्ती को। सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 दिया गया था राधिका सेन। ये सारे पिछले साल ही दिए गए थे। शॉ पुरस्कार जिसे पूर्व का नोबेल कहते हैं श्रीनिवास आर कुलकर्णी को मिला। साहित्य अकादमी फेलोशिप अवार्ड रस्किन बॉन्ड को मिला। ट्यूरिंग पुरस्कार 2023 जिसे कंप्यूटिंग का नोबेल पुरस्कार कहते हैं एवी विक्टरसन को मिला। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 जेनी अर्पेनबेक को मिला उनके उपन्यास काइरोस के लिए, और इसमें ट्रांसलेटर थे माइकल हॉफमैन। जबकि वीटली गोल्ड अवार्ड जिसे ग्रीन ऑस्कर कहते हैं ये पूर्णिमा देवी बर्मन को मिला जो असम की है। 2024 का लच्छू महाराज पुरस्कार ये पंडित राजेंद्र गंगा नाई को मिला। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 जिसको ग्रीन नोबेल पुरस्कार कहते हैं आलोक शुक्ला को मिला, छत्तीसगढ़ से हैं। कीस मानवतावादी पुरस्कार 2021 का रतन टाटा जी को दिया गया और 2023 के लिए बिल गेट्स को। वर्ल्ड प्रेस फोटो 2024 का खिताब ये जीता मोहम्मद सलेम ने। आर्यभट्ट पुरस्कार पाउलेरी सुब्बा राव को मिला। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 अमिताभ बच्चन को। और एबेल पुरस्कार जिसे गणित का नोबेल पुरस्कार कहते हैं ये मिशेल टेलाग्रैंड को मिला था। ठीक है, तो यहाँ पे 14-15 इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हमने और रिवाइज कर लिए, ध्यान में रखना और याद होंगे आपको। पिछले साल बहुत बार मैंने ये शीट आपको रिपीट कराई। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर देखो अगले में क्या पूछे कि अभी हाल ही में इसरो के जो अध्यक्ष है उन्होंने कहां पर श्री एस रामकृष्णन थर्मल रिसर्च सेंटर को शुरू किया? तो आंसर होगा आईआईटी मद्रास। तो अभी इसरो के जो अध्यक्ष है कौन है? वी नारायणन, 11वें नंबर के बने थे अभी। और अभी उन्होंने ही आईआईटी मद्रास में श्री एस रामकृष्णन के नाम पर एक थर्मल रिसर्च सेंटर को शुरू किया है। तो ये सेंटर अंतरिक्ष यानों के थर्मल प्रबंधन, थर्मल मैनेजमेंट पर ध्यान केंद्रित करेगा, उस पर काम करेगा जो कि भारत के अंतरिक्ष मिशनों के लिए आवश्यक है। तो सिंपल सा याद रखना किस आईआईटी में इसको शुरू किया गया, आईआईटी मद्रास। अब देखो यहाँ पे दो चीजों का मैं आपको रिवीजन करवाऊंगा। एक तो इसरो के अध्यक्ष ने किया है तो इसरो की बात हुई है, उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट आईआईटीज जो अभी न्यूज में थे वो रिवाइज कराऊंगा। देखो पहले इसरो की बात करते हैं। तो इसरो की आप जानते हो फुल फॉर्म क्या होती है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना होती है 1969 में। हेडक्वार्टर मिलेगा बंगलुरु में और हमने कहा अध्यक्ष वर्तमान में है नन। और मोटो होता है स्पेस टेक्नोलॉजी इज इन सर्विस ऑफ ह्यूमन काइंड। उसके अलावा आप जानते हो
इसरो के संस्थापक और पहले अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर विक्रम साराभाई। और उन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक भी कहा जाता है। पद्म भूषण से उनको सम्मानित किया गया था 1966 में और पद्म विभूषण 1972 में मिला। वैसे अगर पूछे ना इसरो के अध्यक्ष के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा, तो सतीश धवन का रहा, वो तीसरे नंबर के अध्यक्ष थे। और सबसे कम कार्यकाल रहा था MGK मेनन का, मात्र 9 महीने रहे थे वो अध्यक्ष के पद पर, वो इसके दूसरे नंबर के अध्यक्ष थे। तो ये तो इसरो की बात हो गई। अब कुछ IITs जो अभी न्यूज में थे वो मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। अच्छा, वैसे तो आप लोगों ने देख लिया होगा, अभी जो मैंने आपको टॉपिक वाइज क्विजेज बना करके मैं आपको दे रहा हूँ, जिसमें जनवरी से 2025 जनवरी से हमने स्टार्ट किया है, क्योंकि हमारी एप्लीकेशन भी अभी फरवरी में ही आई थी। तो इसी साल से मैंने स्टार्ट किया है बिल्कुल सिस्टमेटिक मैनर में चीजें आपको देना। तो टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स में IIT की क्विज भी मैंने आपको बना करके दी है। तो अभी जो भी IITs न्यूज में रहने वाले हैं वो सारी मैं वहां पे अपडेट करता रहूंगा। जैसे आज वाला प्रश्न है ना, तो अब वहां जाकर के मैं अपडेट कर दूंगा। आगे और प्रश्न आएंगे वहां जाकर के अपडेट कर दूंगा। तो आप बीच बीच में क्विजेज लगाते रहो, तो अपडेटेड क्विजेज आपको मिलती रहेगी। मतलब यूं समझो कि डेली क्विज आपकी अपडेट हो रही है। आपको अपने आप को अपडेट रखना है। तो डेली आपको जब भी समय मिल रहा है, जैसे आप डेली ब्रश करते हो, नहाते हो, धोते हो, या आपके डेली का रूटीन है, कोई बोलने नहीं आता, तो उसी तरह से इसमें क्विज वाला पार्ट भी आप जोड़ लो। ज्यादा समय नहीं देना है, आप यूं कर लो कि पूरे 24 घंटे में मात्र 5 मिनट के लिए मुझे क्विज लगानी है। सुबह लगाओ, दिन में लगाओ, शाम को लगाओ, जैसा भी आपको है वो अपने अनुसार रख लो। कम से कम 5 मिनट का टाइम तो आप क्विज प्रैक्टिस के लिए जरूर निकालो। जो आपकी मर्जी हो, वहां पे बहुत सारी क्विजेज आपको मिलेंगी, वो आपके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन आदत में लेकर के आओ। वो कहते हैं 21 दिन तक तो आपको प्रयास करने होंगे, मजबूर करना होगा खुद को, फिर 21 दिन बाद आदत बन जाती है, ऐसा कहते हैं। एक बार करके देखो, होता है नहीं होता। जब तक मैं आपको IITs रिवाइज करा दूं, तो अभी DRDO ने हल्के वजन वाली बुलेट प्रूफ जैकेट अभेद डेवलप करने के लिए IIT दिल्ली के साथ समझौता किया था। IIT मद्रास ने अपना पहला अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहां पर खोलने की घोषणा की? दुबई में। एमोलेड डिस्प्ले तकनीक के लिए अनुसंधान केंद्र कहां पर शुरू किया गया? IIT मद्रास में। IIT बॉम्बे, इसने दर्द रहित इंजेक्शन के लिए सुई रहित शॉक सिरिंज विकसित की। IIT मद्रास, भारतीय कृषि में डिजिटल क्रांति लाने के लिए प्रोजेक्ट विस्तार इसने शुरू किया। IIT हैदराबाद की बात करें तो DRDO के साथ मिलकर के भारत की सबसे बड़ी मेटल 3D प्रिंटिंग मशीन इसने बनाई है। और IIT इंदौर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT मिनिस्ट्री के सहयोग से एग्री हब नाम से एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया। IIT मद्रास, भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस लॉन्च किया। और IIT गुवाहाटी, ये सेना के लिए उच्च ऊंचाई पर बांस आधारित बंकर विकसित करेगा। ठीक है, तो ये सब IITs न्यूज में थे, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर देखो अगले में क्या पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने वर्ष 2028 में जो लॉस एंजल्स में ओलंपिक होंगे, तो उनमें किस खेल को अभी शामिल करने की मंजूरी दे दी है? तो सही उत्तर होगा मुक्केबाजी को, बॉक्सिंग को। आपको बताया 2028 में समर ओलंपिक होंगे, 34वां संस्करण होगा। कहाँ पे? लॉस एंजल्स, अमेरिका में। तो अभी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने इसमें मुक्केबाजी को फिर से शामिल करने की मंजूरी दे दी है। अब फिर से का क्या मतलब है? एक्चुअली में इसके संचालन से संबंधित मामलों और मुकाबलों में निष्पक्षता के कारण इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने 2023 में इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन की मान्यता को रद्द कर दिया था। अब आप पूछोगे 2023 में रद्द कर दिया था, तो 2024 के पेरिस ओलंपिक में मुक्केबाजी थी? बिल्कुल थी। तो 2024 में जो पेरिस ओलंपिक हुए थे, उसमें इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने ही मुक्केबाजी प्रतियोगिता का संचालन किया था। और उसके बाद अभी तक बॉक्सिंग को 2028 और 28 ओलंपिक में शामिल नहीं किया गया था। पर अभी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की जो ग्रीस में 144वां सत्र हुआ, बैठक हुई, वहीं पर यह फैसला किया गया कि 2028 के ओलंपिक में मुक्केबाजी को शामिल किया जाएगा। इसको शामिल करने की मंजूरी दे दी है। अच्छा, यहाँ पे आप ध्यान दोगे तो एक हिडन प्रश्न, एक छुपा हुआ प्रश्न यहाँ पे निकल के आता है। पूछ सकता है एग्जामिनर कि बताओ भैया 2025 में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की अभी 144वीं जो बैठक हुई, सेशन हुआ, वो कहां पर हुआ? तो आंसर कर देना ग्रीस में। और भारत के रेस्पेक्ट में भी एग्जामिनर पूछ सकता है कि 2023 में जो इसकी 141वीं बैठक हुई थी 2023 में, वो कहाँ हुई थी? भारत में हुई थी, मुंबई में। और डीप में जाकर के कठिन बनाएगा प्रश्न को, तो ये पूछ लेगा पहली बार जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की बैठक भारत में हुई थी वो कब और कहां हुई थी और कौन सा संस्करण था? तो वो 1983 में हुई थी, नई दिल्ली में। 86 नंबर का एडिशन था। तो ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान रखना। और वैसे आपने पढ़ा ही होगा, हम पहले कई बार पढ़ चुके हैं कि इस बार के
ये लॉस एंजल्स में जो 2028 वाला समर ओलंपिक होगा, इसमें भारतीयों का जो सबसे लोकप्रिय खेल है कौन सा, क्रिकेट, उसको भी शामिल किया जा रहा है। और यहीं से देखो एक बार एक और प्रश्न बन सकता है कि ये दूसरा मौका होगा जब क्रिकेट को ओलंपिक में शामिल किया जा रहा है। तो प्रश्न क्या बन गया, इससे पहले क्रिकेट को ओलंपिक में कब शामिल किया गया था, ये प्रश्न डेफिनेटली बन सकता है, बनना चाहिए। तो आप याद रखना, इसका उत्तर होगा 1900 में, सन 1900 में जो पेरिस में ओलंपिक हुए थे तब क्रिकेट शामिल था इसमें। वैसे इस बार स्क्वैश गेम को भी शामिल किया जा रहा है, ये सब याद रखना। अब पहले हम बात कर ले इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की। तो इसकी स्थापना होती है 23 जून 1894 1894 में, इसीलिए 23 जून को इंटरनेशनल ओलंपिक डे के रूप में भी मनाते हैं। इसका मुख्यालय है लुज़ेन, स्विट्जरलैंड में, हेड है थॉमस बक। और पहली बार ओलंपिक कब हुए थे और कहाँ हुए थे, तो 1896 में एथेंस में हुए थे, ग्रीस के एथेंस में। ये प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, तो आपको याद भी होगा। और कुछ ओलंपिक्स की हम बात कर लें। अभी जो 2024 में जो पेरिस ओलंपिक हुए थे, वो पेरिस फ्रांस में हुए थे, जो समर ओलंपिक थे, 33वां संस्करण था। अभी आपने कहा 34वां संस्करण 2000, भाई 4-4 साल में होते ना, तो 2028 में होगा लॉस एंजल्स में। लेकिन विंटर ओलंपिक्स की हम बात करें तो एक तो ऐसे याद रखो, देखो समर के बीच में 4 साल का गैप होगा, विंटर के बीच में 4 साल का गैप होगा, लेकिन समर और विंटर के बीच में 2-2 साल का गैप होगा। तो अब 2026 वाले जो विंटर गेम्स होंगे वो इटली में होंगे, फिर 2030 वाले वापस से फ्रांस में होंगे और 2034 वाले अमेरिका में होंगे। ठीक है, एक तरह से करंट अफेयर्स के प्रश्न है ये, जो मैं आपको पॉइंट वाइज बता रहा हूँ, ध्यान रखना। एक ये नाम भी याद रखना, रणधीर सिंह का, अभी एशिया ओलंपिक परिषद के पहले भारतीय अध्यक्ष बने थे, तो इंपॉर्टेंट है। और 2025 में जो पहली बार ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम्स होंगे, ये कहाँ होंगे, सऊदी अरब में होंगे, ये भी अच्छा प्रश्न हो गया। और विवेक बिंद्रा जो हमारे शूटर है, इनको इंटरनेशनल ओलंपिक के एथलीट आयोग का उपाध्यक्ष भी बनाया गया था। अच्छा, एक अच्छा प्रश्न और है, ये पहला ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन 2025 में कहाँ पे हुआ था, तो गुजरात के गांधीनगर। और अभी ये 2-3 दिन पहले ही हमने पढ़ा था, स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड विंटर गेम्स 2025 का 12वां संस्करण अभी इटली में हुआ था। भारत ने यहाँ पे टोटल 33 मेडल जीते थे। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स वही हैं जो हम पढ़ चुके हैं, मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं बस, तो ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे कि अभी हाल ही में किसे फिट इंडिया आइकन नामित किया गया, तो आंसर होगा आयुष्मान खुराना। तो अभी हमारे जो खेल मंत्री हैं कौन, डॉक्टर मनसुख मांडविया जी, और उन्होंने अभी जो एक्टर है आयुष्मान खुराना, उनको फिट इंडिया आइकन नामित किया है। और आपको याद होगा अभी कल परसों ही हम लोगों ने पढ़ा था कि फिट इंडिया मूवमेंट का आयोजन अभी हुआ था, कहाँ पे, नई दिल्ली में। और ये इसका पहला संस्करण भी था, कहाँ पे हुआ था, नई दिल्ली में हुआ था। और फिट इंडिया मूवमेंट की अगर हम बात करते हैं तो ये कब शुरू किया गया था, ये जरूर याद रखना, एग्जाम में बनते हैं इस तरह के प्रश्न जो न्यूज में रहते हैं या उससे संबंधित प्रश्न। तो ये शुरू हुआ था 29 अगस्त 2019 में, मोदी जी ने इसको शुरू किया था, जिसका उद्देश्य क्या था, देश भर में स्वास्थ्य और फिटनेस के प्रति जागरूकता बढ़ाना और नागरिकों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना। तो आज हम क्या देख रहे हैं, फिट इंडिया आइकॉन किसे नामित किया गया, आयुष्मान खुराना को, ये पॉइंट आप याद रखना। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे अभी हाल ही में किसने फ्रंटियर सीड कार्यक्रम को शुरू किया है, तो इसका सही उत्तर होगा एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। कौन सा प्रोग्राम है, फ्रंटियर सीड प्रोग्राम, और इसको किसने लॉन्च किया, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। उद्देश्य क्या है, तो पैसिफिक रीजन यानी कि प्रशांत क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देना, इससे लोकल कैपिटल मार्केट भी मजबूत होंगे, मतलब स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा, यही इसका उद्देश्य है फ्रंटियर सीड प्रोग्राम का। इसको लॉन्च किया एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना होती है 1966 में, और अभी वैसे इसका नया सदस्य बन चुका है कौन, इजराइल। पूछे कौन सा नंबर का, 69 नंबर का। मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक में टोटल कितने सदस्य देश हैं, 69 है। हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में होता है और हेड है मसात्सुको असाकावा। ठीक है, तो ध्यान रखना ये भी। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर देखो अगले में पूछ रहे कि अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलियन फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब किसने जीत लिया है, तो आंसर होगा लैंडो नॉरिस ने। पहली बार आपने इनका नाम सुना होगा, तो इस बार ये विजेता रहे ऑस्ट्रेलियन फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स। ये फॉर्मूला 1 रेस है और ये साल की पहली रेस है, तो याद रखना इसको जीत लिया है लैंडो नॉरिस ने। किस कार कंपनी के ड्राइवर है, तो मैकलेरन के ये ड्राइवर है। दूसरे स्थान पे मैक्स वर्स्टपन रहे जो कि रेड बुल के ड्राइवर है। तो लैंडो नॉरिस का नाम याद रखना, ऑस्ट्रेलियन
फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्री का खिताब जीत लिया, जो कि साल की पहली फॉर्मूला 1 रेस है। बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो प्लीज वीडियोस को सपोर्ट जरूर कीजिए, इसे अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में एक बार शेयर जरूर कीजिएगा। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना। और आज आपकी एक वीकली करंट अफेयर्स की क्लास और आने वाली है, 3rd वीक को हम कवर करेंगे, उसमें शाम तक आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो पहले प्रश्न में पूछा था शहरी कार्गो सेवा शुरू करने वाला पहला मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन कौन सा बना, तो आंसर होगा दिल्ली मेट्रो। फिर पूछा भारत के किस राज्य ने राज्य में आने वाले पर्यटकों पर प्रति व्यक्ति 50 रुपए का शुल्क लगाया, घोषणा कर दी, सिक्किम। त्रिनिदाद और टोबैगो के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए, स्टुअर्ट यंग। किस राज्य ने राजीव युवा विकासम योजना शुरू की, तेलंगाना। और केंद्र सरकार ने किसके सहयोग से चंद्रयान 5 मिशन को क्रियान्वित करने की मंजूरी दे दी, जाक्सा। पूर्वोत्तर में केसर की खेती को बढ़ाने के लिए अभी नेक्टर के स्थायी परिसर की आधारशिला कहाँ पे रखी गई, शिलोंग में। वर्ष 2024-25 के लिए किसे DSII का दर्जा मिला, तो उपयुक्त तीनों। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने अभी PMIS मोबाइल ऐप को लॉन्च किया। PMIS मतलब प्रधानमंत्री इंटर्नशिप स्कीम। पहले अंतर्राष्ट्रीय मास्टर्स लीग 2025 का खिताब किसने जीता, इंडिया मास्टर्स ने। और आखिरी प्रश्न था टेफे यानी कि ट्रैक्टर्स एंड फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड का उपाध्यक्ष अभी किसे बनाया गया, डॉक्टर लक्ष्मी वेणु को। चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था अभी प्रथम वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक में भारत को कौन से स्थान पर रखा गया, तो आंसर होगा 176। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।